हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रुपेश वर्मा और साउंड वेव्स सीरीज के क्रम में आगे बढ़ते हुए स्वागत है आपका एपिसोड 119 में। आज के सेशन में हम साउंड वेव्स के बीट फ्रीक्वेंसी और डॉपलर इफेक्ट के बारे में जानेंगे। साथ ही इन कॉन्सेप्ट्स के रियल वर्ल्ड एक्साइटिंग एप्लीकेशंस पर हमारी खास नजर रहेगी। आपको ध्यान हो, पिछले वीडियो में हमने स्टैंडिंग वेव्स की मदद से म्यूजिकल साउंड कंपोज करना सीखा था एंड वी ऑल्सो लर्न कि वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स और वाइब्रेटिंग एयर कॉलम्स में हम अपनी इच्छानुसार हार्मोनिक फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस करा के एक अकोस्टिक गिटार की मदद से वाइड रेंज के म्यूजिकल टोन और म्यूजिकल नोट्स को भी जनरेट कर सकते हैं। कुछ याद आ रहा है? अगर नहीं तो एक बार फिर से आप पिछले वाले वीडियो को जाकर देख लीजिए। नाउ अभी तक के हमारे मैकेनिकल वेव्स के डिस्कशन में एक बात तो स्पष्ट हो गई है, वेव की फ्रीक्वेंसी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स। साउंड वेव्स के केस में साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी को ही साउंड के पिच के नाम से जाना जाता है और इस फ्रीक्वेंसी के डेफिनेशन के बारे में जनरली हमें यह बताया जाता है किसी पार्टिकल के द्वारा एक सेकंड में, आई रिपीट, किसी पार्टिकल के द्वारा एक सेकंड में किए गए टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशंस को ही उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। राइट, फर्दर टू ऐड ऑन टू दिस, किसी वेव की वेवलेंथ जितना कम होगा उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज्यादा होगी। इसे याद रखना। जैसे इस लॉन्ग वेवलेंथ वाले वेव की फ्रीक्वेंसी इस शॉर्ट वेवलेंथ वाले वेव की फ्रीक्वेंसी से कम होगी, मतलब वेव फॉर्म्स जितने पास पास होंगे उस वेव की फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज्यादा होगी। दैट इज इजी टू अंडरस्टैंड, है ना? नाउ अगर दो लगभग एक समान फ्रीक्वेंसी वाले साउंड वेव्स का इंटरफेरेंस होने लगा तो क्या होगा? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। जैसा कि हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में समझा था, इन दोनों साउंड वेव्स के रिजल्टेंट को आप इस y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 की मदद से एक्सप्रेस कर सकते हो। लेकिन यहां पर दोनों साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस न होने के कारण हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट देखने को मिलता है। आप पाओगे इन दोनों साउंड वेव्स का रिजल्टेंट एक एवरेज फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करने लगा है। हाउएवर, इस रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं रहने वाला, जैसा कि हमने नॉर्मल हार्मोनिक वेव्स के केस में देखा था। आसान भाषा में यहां पर आप दो अलग अलग साउंड्स को न सुनकर एक ऐसे साउंड को सुनोगे दैट विल वॉबल और पल्सेट एट अ स्लो रेट, जैसा कि इस ग्राफ में भी रिप्रेजेंट किया गया है। आपको पता है, इस प्रकार रिजल्टेंट वेव के वैक्सिंग और वैनिंग इंटेंसिटीज को ही बीट फ्रीक्वेंसी कहते हैं, which is nothing but the difference between the frequencies of first harmonic wave and the second harmonic wave। जैसे अगर पहले हार्मोनिक वेव की फ्रीक्वेंसी 11 हर्ट्ज है और दूसरे हार्मोनिक वेव की फ्रीक्वेंसी 9 हर्ट्ज, तो इन दोनों वेव्स के इंटरफेरेंस के बाद बना रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड 2 हर्ट्ज की बीट फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करने लगेगा। नेक्स्ट, चलिए बीट फ्रीक्वेंसी के कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स को भी समझ लेते हैं। म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स में जनरली आपने नोटिस किया होगा, शो शुरू होने से पहले आर्टिस्ट्स अपने इंस्ट्रूमेंट्स को ट्यून इन करते रहते हैं। ऐसा उन्हें तब तक करना पड़ता है जब तक बीट फ्रीक्वेंसी पूरी तरह से गायब न हो जाए, नहीं तो लोगों को बीच बीच में रैंडम पल्सेटिंग साउंड्स सुनाई देने लगेंगे। दैट विल बी अ डिजास्टर, है ना? नाउ अगर आप इस बीट फ्रीक्वेंसी को खुद ही एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो उसके लिए आप दो अलग अलग कार्स के सिमिलर पिच वाले हॉर्न्स को एक साथ बजाकर देखिए। यहां पर आप दो
अलग अलग साउंड्स को ना सुनकर एक सिंगल साउंड सुनने वाले हो, दैट विल गेट लाउडर एंड सॉफ्टर विथ टाइम एज द साउंड वेव्स विल इंटरफेयर विथ ईच अदर। अब जब हम साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी में होने वाले चेंज की इतनी बात कर ही रहे हैं, तो फिर चलिए इसके कुछ टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस के बारे में भी जान लेते हैं। एंड फॉर दैट आप मुझे ये बताइए, जब आप किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़े होते हो और एक हॉर्न बजाती हुई ट्रेन आपकी ओर आ रही होती है, तो आपको ट्रेन के हॉर्न का पिच बढ़ता हुआ क्यों लगता है? और बिल्कुल इसका उल्टा, अगर वो ट्रेन हॉर्न बजाते हुए आपसे दूर जा रही हो, तो आप उस हॉर्न के पिच को कम होता हुआ क्यों नोटिस करते हो? द आंसर इज सिंपल। यहां पर साउंड के सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच रिलेटिव मूवमेंट होने के कारण साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जा रही है, जिसे डॉपलर इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। आपको पता है, दिस डॉपलर इफेक्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और इसलिए चलिए सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच होने वाले रिलेटिव मोमेंट के सभी सिनेरियोज को डिटेल में समझ लेते हैं। केस नंबर 1, जब सोर्स मूव कर रहा है बट द ऑब्जर्वर इज स्टेशनरी। इस सिचुएशन में अगर सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, तो न्यू फ्रीक्वेंसी आपको कम होती हुई नजर आएगी, विच इज दिस। इसमें u इज इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड एंड द us इज इक्वल टू स्पीड ऑफ द सोर्स। नाउ अगर सोर्स ऑब्जर्वर के पास आ रहा हो, तो आपको नया एक्सप्रेशन कुछ इस प्रकार दिखेगा, विच इंप्लाइज यहां पर साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। देन केस नंबर 2, जो कि पहले वाले केस का बिल्कुल ही उल्टा है। मतलब यहां पर ऑब्जर्वर इज मूविंग बट द सोर्स इज स्टेशनरी। ऐसी सिचुएशन में अगर ऑब्जर्वर सोर्स से दूर जाने लगे, तो आपको एपरेंट फ्रीक्वेंसी की ये वैल्यू प्राप्त होगी, जिसे देखकर ही आप बता सकते हो इस एपरेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से कम है। यहां पर u इज इक्वल टू स्पीड ऑफ द ऑब्जर्वर। नाउ इस केस का बिल्कुल उल्टा, अगर ये ऑब्जर्वर सोर्स के पास आने लगे, तो न्यू फ्रीक्वेंसी विल बी लुकिंग लाइक दिस। इन फॉर्मूलेस को देखकर अभी तक आप समझ ही गए होंगे, दे लुक वेरी सिमिलर, बस प्लस माइनस का ही खेल है। नाउ आखिरी वाले केस में जब सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों के दोनों मूव करने लगे, तो रिजल्टेंट साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी भी अकॉर्डिंगली चेंज करने लगती है। बेसिकली यहां पर आपको केस नंबर 1 और केस नंबर 2 को कंबाइन कर देना है, एंड द फाइनल रिजल्ट विल लुक लाइक दिस। हियर यू जस्ट नीड टू टेक केयर ऑफ द साइन कन्वेंशन। जैसे अगर ऑब्जर्वर सोर्स से दूर जाने लगे, तो उसे न्यूमरेटर में नेगेटिव रखना है, और अगर सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जाने लगे, तो उसे डिनोमिनेटर में पॉजिटिव। इसे याद रखना। अभी तक हमने जिस डॉपलर इफेक्ट को साउंड वेव्स के कॉन्टेक्स्ट में समझा है, उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कॉन्टेक्स्ट में भी अप्लाई किया जा सकता है। जैसे अगर आप एक मूविंग स्टार के स्पीड को पता लगाना चाहते हो, तो उसके लिए उस मूविंग स्टार की ओर एक रेडियो वेव को भेज दिया जाता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी और स्पीड हमें पहले से ही मालूम है। नाउ हमें बस उस रिफ्लेक्टेड वेव की फ्रीक्वेंसी को ही डिटेक्ट करना है, फिर हमारे इक्वेशन में एक ही अननोन बच जाएगा, दैट इज द स्पीड ऑफ द मूविंग स्टार। इस प्रकार एपरेंट और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी के बीच के डिफरेंस को ही डॉपलर शिफ्ट कहते हैं। एंड यू नो, आजकल डॉक्टर्स पेशेंट्स के हार्ट बीट की स्टडी करने के लिए अल्ट्रासोनिक वेव्स की मदद लेते हैं, जिसे जनरली सोनोग्राफी के नाम से जाना जाता है। वेरी इंटरेस्टिंगली, इस प्रोसेस के दौरान डॉक्टर्स हमारे बॉडी के अंदर अल्ट्रासोनिक वेव्स को भेज देते हैं, और जब ये वेव्स टकराकर वापस आते हैं, तो उनके पास हमारे हार्ट के अंदर होने वाले ब्लड फ्लो और
हार्ट वॉल्व्स के मूवमेंट के बारे में सफिशिएंट जानकारी होती है। एंड द क्रेडिट गोज टू डॉपलर इफेक्ट। और इसी के साथ आज हमारा एपिसोड 119 भी पूरा हो गया है। आपको आज का सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक एक्साइटिंग एपिसोड के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तब तक कीप कमेंटिंग, कीप शेयरिंग। हैप्पी संडे, हैप्पी लर्निंग एंड a very Merry Christmas to all of you from my side.